भारतीय राष्ट्रवाद का जो प्रश्न है, उस प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है कि हम अपनी भाषा के बारे में क्या सोचते हैं। तो अभी तक हिंदुस्तान में अंग्रेजी ही प्रमुख भाषा बनी हुई है सरकारी कामकाज, जबकि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदवी राष्ट्रभाषा की बात महात्मा गांधी ने बहुत जोर शोर से उठाई थी। अभी हिंदवी की बात जो है उसको समझने की आवश्यकता हमें यहाँ से शुरू हो जाती है कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए शुरू में अकबर और जहांगीर के पीरियड में, तो उन अंग्रेज़ों ने जो वर्णन किया वो ये किया कि भाई हिंदुस्तान में एक ही भाषा है जिससे पूरे हिंदुस्तान में काम चल जाता है, यानी हिंदुस्तान की एक संपर्क भाषा है, ऐसी बात उन्होंने कही। उस संपर्क भाषा को महात्मा गांधी हिंदवी कहते थे। अब इस संपर्क भाषा की विशिष्टता क्या थी भारत के साथ कि ये संपर्क भाषा देवनागरी में भी लिखी जाती थी और फारसी में भी लिखी जाती थी। तो भारत के सामान्य लोग तो देवनागरी भाषा में लिखते थे, लेकिन जो मुगल बादशाह थे उनके जो सरकारी कामकाज की भाषा होती थी उसमें चूंकि वो फारसी को महत्व देते थे तो ये फारसी लिपि में लिखी जाती थी, जिसको हम उर्दू के रूप में जानते हैं। लेकिन बोली एक ही बात जाती थी, बोली एक ही बात जाती थी। तो इस तरह हिंदवी जो है उसके अंदर हिंदी और उर्दू दोनों समा के एक ऐसी संपर्क भाषा उभरती है जिससे बहुत लंबे समय से हिंदुस्तान में काम चल रहा था। अब इसके पीछे जाए तो बात यह कि ये भाषा कहाँ से शुरू हुई, इस पे भी एक चर्चा है। तो उसमें विभिन्न मत हमारे सामने आते हैं। तो अभी तक जो ज़्यादा स्थापित मत था वो ये था कि भाई चंद्रबरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो लिखी है उससे हिंदी का जन्म हुआ, मतलब वो हिंदी में लिखी गई, वहाँ से शुरुआत हुई। दूसरी बात, हिंदी उर्दू के बारे में एक बात ये कही जाती है कि जब ये तुर्क लोग हिंदुस्तान में आए तो जो लोग पहले मुसलमान हो चुके थे सिंध में या अफगानिस्तान के हिस्से में, उन लोगों को साथ लेके आए। तो उनसे पंजाबी और ब्रज भाषा जो दिल्ली के चारों तरफ बोली जाती थी और सूरसेनी, ये सब भाषाएं दिल्ली के चारों तरफ थी, ब्रज भाषा और सूरसेनी, और पंजाबी और लहंदा भाषा सिंध में थी। तो इन सब भाषाओं के मिलने जुलने से हिंदी का निर्माण हुआ। और चूंकि ये तुर्क उत्तर से दक्षिण तक और सारे चारों तरफ गए तो उसके जाने में, क्योंकि एक इनका जो पड़ाव होता है उसे उर्दू बोलते थे, तो उर्दू का नाम आ गया उससे कि उसमें जो व्यापार होता था, सामान बेचने लोग जाते थे, तो जो बातचीत खुद की भाषा निकल के आई उससे उर्दू बनी, ऐसी बात कहते हैं लोग। तो ये भी एक मत है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी और असली मत जिस पे अब लोग निष्कर्ष से पहुंच चुके हैं वो बात ये आती है कि जो नाथ लोग थे, तो नाथ संप्रदाय के जो जन्मदाता हैं उसमें एक है सरहप्पा। तो सरहप्पा की रचनाएं मिल गई जो इन सबसे पुरानी हैं और जो हिंदी में है। अच्छा। तो अब ये एक सुसंगत मत है कि इस भाषा की, हिंदवी भाषा की रचना जो है उसकी शुरुआत नाथ लोगों द्वारा की गई। अब इन नाथों का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा योगदान ये है कि जो ईरान में सूफी संप्रदाय पैदा हो रहा था और जो इस्लामी कट्टरतावाद को चुनौती दे रहा था और जिसकी तुलना हम भारतीय अध्यात्म के रहस्यवाद से कर सकते हैं, जो ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना है कि प्रेम में इतना डूब जाओ, भक्ति में इतना डूब जाओ कि ईश्वर से सीधा साक्षात्कार कर लो।
ये विचार परंपरागत इस्लाम के नहीं हैं। तो इन विचारों को लेकर जो सूफी आ रहे थे, तो सूफियों और नाथों का बहुत संपर्क रहा। तो ये भी वर्णन मिलता है कि सूफियों की मजलिसों में नाथ लोग पाए जाते थे और नाथों की मीटिंगों में सूफी लोग पाए जाते थे। तो हिंदुस्तान के उत्तर भारत में विशेष तौर से इन्होंने एक इंटरेक्शन कर लिया आपस में, और इनकी भाषा जो है वो हिंदवी है। तो भारत मतलब जनमानस के दिमाग में या जनता के अंदर जो भाषा हिंदवी प्रचारित हुई वो इस रूप में हुई। अब इसी में कबीर की बात आ जाती है। जैसे कबीर की भाषा साधुक्कड़ी भाषा वहाँ कही जाती है। तो कबीर की भाषा भी ये है जो बहुत सी भाषाओं बोलियाँ जो थी उसके शब्द समाते हुए एक भाषा की रचना हो गई। तो हम मोटे तौर पे ये मान सकते हैं कि केवल राजकीय घटनाओं से जनता की भाषा नहीं बनती है, बल्कि हिंदुस्तानी समाज में जो नाथों का, फिर उसके बाद कबीर का, रैदास का, ये सब तमाम जो सूफ़ी संतों का प्रभाव हुआ, सूफियों का, निजामुद्दीन औलिया, ये सब लोग, इन सब के सामूहिक प्रयासों से भारत में एक भाषा पनप गई थी जिसको हिंदवी के रूप में जानते हैं, और उसी भाषा में पूरे देश में कामकाज चल रहा था। अब ये हिंदवी के रूप में जब आगे बढ़ रहे थे तो इसमें एक षड्यंत्र हुआ जिसको समझना होगा कि गिल क्राइस्ट थे अंग्रेज। उन्होंने जो कलकत्ता में कॉलेज था अंग्रेज़ों का, उस कॉलेज में हिंदी और उर्दू के कुछ लोगों को रखा गया। तो उनका काम क्या था? उनका काम ये था कि हिंदवी भाषा के वो विद्वान जो फारसी या देवनागरी में निपुणता रखते हैं, उन्हें कुछ ऐसे ग्रंथों की रचना करनी है, हिंदी वालों को ऐसे ग्रंथों की रचना करनी है कि हिंदवी में से फारसी के शब्द निकाल दिए जाएं और संस्कृत के शब्द बढ़ा दिए जाएं, और उर्दू वालों को ऐसी उर्दू की रचना करनी है जिसमें फारसी के शब्द बढ़ा दिए जाएं और संस्कृतनिष्ठ हिंदी के शब्द निकाल दिए जाएं। तो एक ही हिंदवी भाषा को हिंदी उर्दू दो भाषाओं में प्रचार करने का काम अंग्रेजों ने किया और उन्हें धर्मों के साथ लैस कर दिया, जिससे जो द्विराष्ट्रवाद की बात उनकी एक है, तो उनके भाषा की वाहक हो गई कि मुसलमानों की भाषा उर्दू है, जबकि ऐसा नहीं था। क्योंकि ये भाषा जो है, एक जिक्र आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो स्थिर शासन तुर्कों का सबसे ज़्यादा कायम किया तो खिलजी ने किया। खिलजी के ही दरबार में अमीर खुसरो थे, तो कुछ लोग अमीर खुसरो को भी हिंदी का जन्मदाता मानते हैं। तो उसी में एक प्रसंग आता है, अमीर खुसरो की रचनाएं भी हैं जो हिंदी में मानी जाती हैं। उसी में प्रसंग ये आता है कि उन्होंने कहा कि भाई तुर्क फारसी को तो मानते थे, ईरानी संस्कृति के प्रभाव में थे, तो उन्होंने कहा कि भाई फारसी लिपि में हमारे दस्तावेजों को संरक्षण करने के लिए भारत की कोई जाति चाहिए। ये जो जाति आधारित समाज था, ये परीक्षा तो हो नहीं रही थी कि ये एक्सपर्ट है। तो जितने विद्वान बुलाए गए उसमें केवल कायस्थ और खत्री लोग थे जिन्होंने इस भाषा को अच्छे ढंग से लिखा। अब खत्रियों की बात तो ये थी कि वो सिंध के इलाके में रहते थे, तो बहुत दिनों से फारसी भाषा के इंट्रैक्शन में थे। लेकिन कायस्थों की बात ये थी कि उनके अंदर परंपरागत काम ही ये था कि वो भाषाओं को जानते थे। हाँ, तो बहुत सी भाषाओं को लिखना, बहुत सी भाषाओं को पढ़ना, भारत की सारे काम जो लिखत पढ़त का काम है वो कायस्थों का था। तो उनकी जातिगत निपुणता थी इस बात में। तो तभी से सिलसिला शुरू हुआ कि जितना भी मुस्लिम शासन रहा उसमें लेखन का काम कायस्थों का रहा। राज दरबार में कायस्थ लोगों की नियुक्ति की जाती थी सारे लेखन के कार्य के लिए, दस्तावेजों के लिए। तो अब ये भाषा जो प्रयोग हो रही है कायस्थों के द्वारा, फारसी में लिख रहे हैं किसे? भारत की ज़बान को, तो ये हिंदवी हो गई।
फारसी में लिख दी। और ये बात तब से अभी तक चली आ रही है। अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं कि लोग जो है फारसी भाषा जानते थे। ब्रिटिश काल के बाद भी फारसी भाषा जानते थे। हमारे बाबा खुद जानते थे फारसी अच्छा। लिखना। मैं तो नहीं जानता। हाँ। और ये किताबत का जो काम होता है, दस्तावेज जो बनाए जाते हैं आज भी, उसमें उर्दू में ही बनाए जाते हैं। उर्दू लिखी जाती है देवनागरी में। देवनागरी में लिखी जाती है। हाँ, मतलब उर्दू, उसमें फारसी के शब्द हैं बहुत सारे, आज भी यूज़ करे जाते हैं। तो ये भाषा का एक ट्रेडिशन हिंदी का था। ये तो रही पीछे की बात हिंदी की। बाकी भाषा की बात हम इसके बाद फिर करेंगे, भारत के बारे में। लेकिन हम आगे की बात कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने जो षड्यंत्र डाला, उसी आधार पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में जब हिंदवी का प्रचार कर रहे थे पूरे देश में, और जगह जगह संस्थान खोल रहे थे, मद्रास में, इसमें उसमें, सब में प्रचार हो रहा था, तो बनारस में एक संस्था बना के, हिंदी साहित्य संस्था वगैरह बना के, शुद्ध हिंदी यानी जो अंग्रेज़ों द्वारा जारी करी गई हिंदी, हिंदवी के जवाब में, उसका संगठन भी बनना शुरू हो गया, जिसमें भी गांधी जी को बुलाने की कोशिश की गई। गांधी जी उसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कहा मैं तो हिंदवी का पक्षधर हूँ। और बड़ी बात ये हुई कि जब संविधान सभा हुई, तो संविधान सभा में इस बात के लिए वोटिंग हुई कि भारत के अंदर राष्ट्रभाषा के प्रश्न पे क्या किया जाए। तो उस वोटिंग में आप देखिए कि हिंदवी तो हार ही गई, यानी महात्मा गांधी की बात कहने वाले लोग तो बहुत कम लोग थे, लेकिन हिंदी की बात भी नहीं लागू हो पाई। और ये बात बन गई कि हिंदी सरकारी कामकाज की भाषा बनेगी, लेकिन जब तक हिंदी इस लायक बने, यानी हिंदी को लायक ही नहीं माना गया, जब तक अंग्रेजी कामकाज की भाषा रहेगी। और उसके लिए 15 वर्ष निर्धारित किए गए। अब 15 वर्ष के आज कितने वर्ष बीत चुके हैं? हाँ? अब हम 75 वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हिंदी सक्षम नहीं हुई है कि वो सरकारी कामकाज की भाषा बने और अंग्रेजी का स्थान ले। यानी अंग्रेजी को टिका दिया गया उसके बहाने से। तो जो राष्ट्रीय गौरव की बात होती है, आज भी हिंदुस्तान के उत्तर भारत के लोग तो अधिकतर इस बात से अनभिज्ञ हैं। वो समझते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जबकि भारत में कोई राष्ट्रभाषा बनाई ही नहीं गई, राजभाषाएं बनाई गई। अब राजभाषा के रूप में अगर हिंदी को देखते हैं तो और भी समस्या खड़ी हो जाती है कि राजभाषा के लिए हिंदी नहीं है, बहुत सी राजभाषा है, और उसमें भी होड़ चल रही है। 18, 20, 22, 24 राष्ट्रभाषाएं, राजभाषाएं हो गई हैं। तो हिंदी भी उन्हीं राजभाषाओं में से एक है, तो उसका स्थान तो बड़ा गौड़ हो गया, है ना। और केंद्रीय सरकार की कामकाज की भाषा अंग्रेजी को ही रहना जब तक हिंदी सक्षम ना हो। अब वो कब सक्षम होगी पता नहीं। तो इस तरह से अटका दिया इन्होंने काम। और कोई भी कौम, कोई भी राष्ट्र खड़ा नहीं होता है जब तक वो अपनी भाषा को सम्मान ना दे। चीन और जापान की प्रगति का राज ये है कि चाइनीज़ भाषा और जापानी भाषा को वो लोग सम्मान देते हैं, उसी में अपना कामकाज करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हमारा दुर्भाग्य रहा, जिससे भारतीय कौम की बात ये हो गई। दूसरी बात, जो ये विभाजन की बातें हैं और सारी बातें अंग्रेज़ों द्वारा उठाई गई, ये भी बात सही नहीं है। यानी दक्षिण की 4 भाषाएं अलग हैं, ये बात सही नहीं है। भारत की सभी भाषाएं एक सामूहिक प्रक्रिया से उपजी, और भारत में सबसे पहले जैन लोग पूरे हिंदुस्तान में नज़र आते हैं जो लोगों को भाषा सिखाते हैं, जैन साधु। अच्छा। वो तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं, सब जगह पाए जाते हैं। ये जैन साधु जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो अर्धमागधी भाषा है। क्या है? अर्धमागधी। और ये अर्धमागधी बनारस के आसपास बोले जाने वाली भाषा है। मगध और अवध के बीच में जो भाषा बोली जाती है वो अर्धमागधी कहलाती है, क्योंकि अवधी और मगध से मिलकर बनी। और हम जानते हैं कि बनारस के जो पाशारनाथ थे, जैनों के गुरु, महावीर स्वामी से पुराने पाशारनाथ थे, वो बनारस के राजा के ही लड़के थे। अच्छा। हाँ, तो ये भाषा मिलती है सबसे पहले।
उसके बाद जब अशोक के शिलालेख मिलते हैं पूरे देश में, वो मागधी में लिखे गए हैं। तो जब मागधी में पूरे देश में अशोक ने शिलालेख लगाए, तो इसका मतलब है कि अशोक के शिलालेख तो जनादेश है ना, जनता के लिए बात है वो तो यानी जनता का कोई समूह तो होगा जो उन्हें पढ़ लेता होगा, तभी तो वो लगवाए गए। तो इससे तो ये साबित हो जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में अशोक के साम्राज्य के वक्त उस भाषा को लोग पढ़ लेते थे, क्योंकि उत्तर भारत में जहाँ वो यवनों का राज था, हाँ, वहाँ अशोक ने शिलालेख 2 भाषाओं में लिखे, अरमाइक लिपि में जो यवनों की लिपि थी, और खरोष्ठी में जो फारसी से मिलती जुलती है, इनमें है। लेकिन बाकी हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? बाकी हिंदुस्तान में इसलिए नहीं है कि हिंदुस्तान में भाषा के रूप में लोग मागधी भाषा को उसमें पढ़ लेते थे। तो पूरे हिंदुस्तान में तीर्थ यात्राएं होती थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ये बहुत पुरानी परंपरा है। तो जब जाते थे तो किसी एक संपर्क भाषा से काम चलाते होंगे ना, तो हिंदुस्तान में हमेशा कोई ना कोई भाषा संपर्क भाषा के स्थान में रही, एक बात। दूसरी बात, सारी भाषाएं इतनी करीब हैं कि हम ये जानते हैं कि एक मुहावरा हमारे यहाँ काम करता है, गांव गांव में पानी बदले कोस कोस में भाषा। तो कोस कोस में थोड़ा थोड़ा भाषा में परिवर्तन आता है, लेकिन उसका मूल लय एक है, उसका ओरिजिन एक है। इसलिए सब लोग एक दूसरे की भाषा समझते चले जाते हैं, समझ सब लेते हैं। तो थोड़ा बहुत शब्दों का अंतर होता है, उससे जोड़ते जाड़ते सब भाषाएं आगे बढ़ती जाती हैं। तो ये भाषा का विभेद भी बढ़ाया गया था नहीं। जहाँ तक दक्षिण की बात है, तो केवल अंतर ये आता है कि दक्षिण में जिस तरह से संस्कृत एक भाषा बनाई गई अपने ज्ञान को संकलित रखने के लिए, एक ऐसी लैंग्वेज का निर्माण करा गया तक्षशिला के आसपास जिस लैंग्वेज में सूत्र ग्रंथों को रखा जा सके, यानी सूत्रों के रूप में सारी याददाश्त को संकलित करके भोजपत्रों पे लिख के और रख दिया गया, मंजूषाएं बना के, लकड़ी की पेटियां बना के उसमें रख दिया गया। तो इसलिए संस्कृत का विकास हुआ, फिर संस्कृत में ग्रंथ लिखे जाने लगे। दक्षिण भारत में इन ग्रंथों के अनुवाद के लिए ग्रंथ लिपि के रूप में एक लिपि आई सामने, उसमें अनुवाद हुआ। फिर ग्रंथ लिपि से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं विकसित हुई। तो इसलिए थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इसमें विद्वान लोग जो हैं, जैसे गुड़ाकर मुले हैं, एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भाई हम लोग पत्ते पे लिखते थे, तो कुछ जगह के पत्ते ऐसे थे कि जिसमें अक्षर गोल ही बनाए जा सकते थे। तो उड़ीसा में ज़्यादा गोल अक्षर हो जाने का कारण ये है कि वहाँ पत्ते पे गोल करके लिखना पड़ता था। तो हम ऐतिहासिक अतीत में उतरते हैं, तो जो लिपि में अंतर आता है थोड़ा बहुत लिखने के स्टाइल में, वो तो किस पत्ते पे लिखी जा रही है उससे भी अंतर पैदा हो गया। तो ये सब बातें हैं, इन पे अनुसंधान छोड़ के केवल ये कहना कि भारत में सब भाषाएं अलग हैं, लोग अलग हैं, दक्षिण की भाषाएं अलग हैं, वो अलग है, ये सब विभेद हमें डाला गया ब्रिटिश राज के दौरान। उससे पहले ये भेद हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। जैनियों ने भी भाषाओं पर ग्रंथ लिखे, बड़े बड़े विद्वानों ने संकलन करा, बताया भारत में कितनी बोलियां बोली जाती हैं, ये बताए जाते हैं, लेकिन उसमें ऐसा विभेद नहीं दिखाया गया। तो भाषाई रूप में हम अनेकता रखते हुए भी उसके अंदर एक एकता रखते हैं। तो ये भाषाई इतिहास पूरा हमारे देश का सामने आता है। तो ये भी कहा जाता है राकेश जी कि तमिल में बहुत विवाद उठता है कि तमिल तो संस्कृत से भी पुरानी भाषा है, पर अब जो सबसे पुराने शिलालेख मिले हैं वो तमिल ब्रह्मी के हैं, उसमें ब्रह्मी लिपि है। तो फिर क्या कहा जाए। दूसरी बात, जो तमिल की परंपरा है, परंपरा, तो उत्तर भारत में एक कहानी है कि अगस्त मुनि ने समुद्र पी लिया और दक्षिण में पहुंच गए। और दक्षिण में कहानी है कि वो लोग अपना
मीटिंगें करते थे ज्ञान को लेके, संगम संगम कहते हैं, क्या कहते हैं, संगम युग है। हाँ नहीं, संगम युग अलग है। तो जो उसकी परंपरा की शुरुआत जो है अगस्त के द्वारा की गई, यानी विद्वानों को इकट्ठा करके और सारे ज्ञान का संकलन करना, तो उसका जन्मदाता भी वो अगस्त ऋषि को मानते हैं, तमिल परंपरा का। तो फिर कैसे भेद हो गया, है ना। लेकिन हर जगह जो बोलियां विकसित हुई उसमें 2-4 शब्दों का अंतर होता है उच्चारण का, और वो लिखने में भी डेवलप किया गया। तो उस आधार पे सारा विभिन्नताएं बता दी गई, लेकिन उन 2-4 अक्षरों को छोड़ के बाकी सब अक्षर अगर समान हैं तो उस एकता की बात भी तो करनी चाहिए। क्या हम उस एकता की बात नहीं करेंगे तो ऐसे समानता, तमिल से कोई ऐसा अंतर नहीं है, क्योंकि जितनी प्राचीन लिपि मिल रही है तमिल की अभी तक 2-4 हजार साल पुरानी भी, वो ब्रह्मी लिपि के साथ है। और आधुनिक तमिल लिपि तो जैसे मैंने कहा ग्रंथ लिपि के बाद बनी। ग्रंथ लिपि से इनका बनने का कारण वही कुछ शब्दों के उच्चारण और उनको छोड़ के बाकी कन्नड़ तेलुगु सब ग्रंथ लिपि से बनी। और ग्रंथ लिपि बनी संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद करके, महाभारत और रामायण का। तो जब पूरा दक्षिण भारत महाभारत का अनुवाद कर रहा है और रामायण का अनुवाद कर रहा है, जो उत्तर भारत के ग्रंथ हैं संस्कृत के, तो भेद कहाँ था, ये विभाजन कहाँ था। ये तो एक ही संस्कृति थी, एक लहर पूरी जाती थी ऊपर से, उत्तर से लहर उठी तो दक्षिण तक जाती थी, दक्षिण से लहर उठी तो उत्तर तक जाती थी, पश्चिम से लहर उठी, कोई वैष्णव आंदोलन उठा तो वो पूरब तक पहुंचेगा, बंगाल तक पहुंचेगा, मणिपुर तक पहुंच गया वैष्णव आंदोलन। दक्षिण से शैवों का आंदोलन उठा तो यहाँ तक आ गया, उत्तर भारत तक। तो ये सांस्कृतिक लहरें भी जो उठती थी वो पूरे भारत में जाती थी और एक जागरण करती थी। तो ये भारत की राष्ट्र की एकता है, ये आंतरिक एकता की बात है। तो वही भाषा के सवाल पे सब जगह दिखती है, और इस पे अगर सही से शोध करा जाए तो ये सारे भ्रम मिटाए जा सकते हैं जो हमारे बीच में फैलाए गए।